नमस्ते बच्चों। आज का अध्याय है पतझड़ में टूटी पत्तियां और लेखक हैं रविंद्र केलेकर। स्पर्श भाग 2 की ये कथा है, ये अध्याय। इसमें दो भाग है बच्चों। पहले पतझड़ में टूटी पत्तियां। पतझड़ में अक्सर पत्ते टूट जाते हैं, तो लेखक हमें ऐसी बात बताते हैं जो बात बीत गई है, हमें समझना है। उन आदर्शों को अपने कम से कम शब्दों में उन्होंने समझाया है। तो चलिए देखते हैं कौन सा दो प्रसंग है हमारे इस अध्याय में। ऐसा माना जाता है कि कम से कम शब्दों में अधिक बात कहना एक कविता का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। और इसी कारण आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत सारी ऐसी कविताएं होती हैं जो बिना शिक्षक के समझाए बच्चों को समझ में नहीं आती, क्योंकि वो शाब्दिक अर्थ कुछ और होता है पर उसका भावार्थ कुछ और ही होता है। पर गद्य में भी जब ऐसी बात कही जा सके, जैसे कुछ मुहावरे होते हैं, जैसे गागर में सागर भरना। गागर हो गया है घड़ा, घड़े में थोड़ा सा पानी होता है, लेकिन अगर हमारा मुहावरा कहता है कि सागर इतना पानी उस घड़े में भरा है, मतलब बहुत सारी बातें एक थोड़े से घड़े में, उस गागर में रख दी गई हैं। तो वैसी कथा, वैसा दो प्रसंग, मैं बोलूंगी कथा नहीं, इस अध्याय में दिया गया है। आसान शब्दों का प्रयोग करना और कम शब्दों में अधिक शब्दों का अर्थ निकलने वाले वाक्यों का प्रयोग करना बहुत कठिन काम है। कि कम से कम बात हमने कही और लोगों को बहुत बड़ी बात समझ में आ गया। फिर भी लेखक इस काम को करते आए हैं। हमारे लेखक जो रविंद्र केलेकर हैं, उन्होंने सुक्ति कथाएं, आगम कथाएं, जातक कथाएं, पंचतंत्र की कहानियां भी इसी तरह लिखी गई हैं। और यही काम इस प्रस्तुत पाठ के लेखक रविंद्र केलेकर ने भी किया है। लेखक ने प्रस्तुत पाठ में जो दो प्रसंग प्रस्तुत किए हैं, उनमें से लेखक पढ़ने वालों से यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो उस बात की गहराई को समझ सके, उनके द्वारा कहे गए कम शब्दों में अधिक अर्थों को निकालें। ये प्रसंग केवल पढ़ने के लिए ही नहीं है, एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। ये ऐसी बातों को बताता है जो हमारे लिए भावी नागरिक बनने के लिए, एक अच्छे नागरिक बनने के लिए, एक सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। पहले प्रसंग में मैंने जैसे कहा था दो प्रसंग है, तो पहले प्रसंग का नाम है गिन्नी का सोना। उसमें जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाने वालों से नहीं, बल्कि उन लोगों से परिचित करवाया जाता है जो इस संसार को सबके लिए जीने और रहने के अनुकूल बनाए। ऐसे लोगों से परिचित कराया जाता है, उन लोगों से नहीं कि जीवन में वो इतने भौतिक सुख जुटा गए। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखें, इसको आप समझना बहुत जरूरी है, एक एक शब्द की बारीकता। दूसरा प्रसंग जो है झेन की देन। झेन है एक तरह से ध्यान लगाना। क्या है? उस पद्धति की याद दिलाता है, उस प्रथा की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग, ये बौद्ध धर्म की प्रथा है और जापानी लोग इसको अभी भी मानते हैं। आज भी अपनी व्यस्ततम दिनचर्या, बहुत बिजी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में कुछ चैन के पल पा लेते हैं इसी झेन की देन से। तो हम इन दोनों प्रसंग की चर्चा इस कथा में करेंगे, इस पतझड़ की टूटी पत्तियां अध्याय में करेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। गिन्नी, गिन्नी का सोना। अब गिन्नी का सोना होता क्या है बच्चों? पहले एक बात समझिए। सोना दो तरह का होता है, एक होता है प्योर गोल्ड, है ना, जो 24 कैरेट का रहता है, वो प्योर होता है, उसका ब्रिक होता है या उसके कॉइन मिलते हैं, है ना। और दूसरा होता है जो महिलाएं पहनती हैं, उसके गहना बना करके। पर अब इन दोनों में अंतर क्या है? ये हुआ शुद्ध सोना और ये हो गया
गिन्नी वाला सोना। क्यों गिन्नी वाला सोना? क्योंकि ये अगर प्योर गोल्ड को गहना, इसका गहना बनाया जाए, कहते इसको भी प्योर गोल्ड है, तो वो उतना मजबूत नहीं होता, उतना चमकदार नहीं होता है। तो उसको चमकदार बनाने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? गिन्नी। गिन्नी क्या हो गया? तांबा। तांबा इज कॉपर, है ना? तो कॉपर को जब गोल्ड में मिला करके थोड़ा सा उसमें और भी कुछ कुछ मिलाया जाता है बच्चों, और तब वो क्या होता है? और ज्यादा चमकदार हो जाता है, ज्यादा मजबूत हो जाता है, और तब उसके नए आकार दिए जा सकते हैं, चाहे चूड़ियां हो, कोई भी गहने का आकार देना, और वो चमकता भी ज्यादा है और मजबूती भी होती है। तो अब शुद्ध सोना और गिन्नी वाला सोना, पाठ पढ़ाने से पहले मैंने बताया, अब हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर इसमें है क्या। शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग है। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, अभी अभी मैंने बताया तांबा हो गया कॉपर, इसलिए वह ज्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। औरतें अक्सर इसी सोने से गहने बनवा लेती हैं। कभी भी ये 24 कैरेट का नहीं होता है गहना, 22 कैरेट और उससे कम 20, 18, 14 यही होता है। जितना कम कैरेट होता गया उतना ज्यादा मिलावट है ना? फिर भी होता तो वह है गिन्नी का ही सोना, है ना? वो उसमें वो शुद्ध वाली बातें नहीं होती हैं। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे होते हैं। अब आदर्श, आदर्श क्या होता है? हमारा आइडियोलॉजी, है ना? हमारा जो आदर्श है, हम जिस बात को, जैसे कोई भी समाज के बनाए नियम हैं, आपके बनाए, आपका भी कुछ आदर्श होगा कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा या बोलूंगी, या मैं कभी यह गलत कार्य नहीं, ये हमारे आदर्श होते हैं। मैं हमेशा समय पर, तो ये सारे आदर्श समाज के, वो उसकी तुलना यहाँ लेखक ने किससे की है? शुद्ध सोने से, जो हमारे आदर्श होते हैं। ठीक है? चंद लोग, कुछ लोग उसमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं। अब देखो क्यों मिलाया जाता है, मैं बताती हूँ, और चलाकर दिखाते हैं, और तब हम उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहकर उनका बखान करते हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ? कि कुछ लोग क्या करते हैं कि इस शुद्धता में प्रैक्टिकल व्यावहारिकता क्या हो गई? थोड़ी प्रैक्टिकलिटी। अब बहुत सारे, अब बहुत ज्यादा, कभी कभी क्या होता है कि सच बोलना अच्छी बात है, मैं सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी सच से दूसरे का नुकसान होता है, तो हम उसमें व्यवहारिकता, प्रैक्टिकल होकर के थोड़ा झूठ बोल दिया, पर हमारे आदर्श से तो हम खिसक गए ना। लेकिन वो जो व्यवहारिकता है वो मिला दिया, और क्या हुआ? उससे भला हुआ। लेकिन तो यहाँ लोग कहते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा तांबा मिलाते हैं, और तब क्या होता है? वैसा व्यक्ति ज्यादा अच्छा दिखता है समाज में, है ना? और उसकी ज्यादा लोग सुनने लगते हैं। और ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट मतलब क्या हो गया? वो व्यवहारिक आदर्श, है ना? उनमें व्यवहारिकता वाले आदर्शवादी हैं। वो लोग व्यवहारिक भी हैं, प्रैक्टिकल भी हैं, और अपने आइडियल को भी रखते हैं, और उनका समाज में बहुत ज्यादा नाम होता है। ठीक है? पर बात ना भूलें कि बखान आदर्शों का नहीं होता, बल्कि व्यवहारिकता का होता है ना? आजकल जो लोगों को आसान लगता है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जो व्यवहारिक रूप से संभव है, वो लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, वो लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है ना? और जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है, तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं, और उनके व्यवहारिक सूझबूझ ही आने लगती है। अब इसका क्या अर्थ हुआ बच्चों? कि अब मैंने बताया कि कुछ लोग शुरुआती में क्या किए, थोड़ा सा तांबा मिलाया, मतलब अपने आदर्शों में थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी, थोड़ा सा व्यवहारिकता मिला दिया, है ना?
की तो लोगों को अच्छा लगने लगा, नहीं वो कठिन था जीवन, ज्यादा आदर्श वाली बातें सुन करके ज्यादा आइडियल होना इट्स नॉट प्रैक्टिकल, है ना, लोगों को ये ज्यादा अच्छा लगने लगा। लोग इनकी बात, तो बाकियों को लगा कि ये ज्यादा चल रहा है, तो और ज्यादा फेमस बनने के लिए लोग क्या किए, और ज्यादा मिलावट करने लगे। प्रैक्टिकल होने के चक्कर में अब क्या हो रहा है, आदर्श धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मैंने कहा ना, सोने का भी बहुत रूप है, तांबा जितना मिलाते जाओ इसका कैरेट कम होते जाएगा। तो धीरे धीरे इतनी ज्यादा उसमें व्यवहारिकता मिलाने लग गए लोग कि आदर्श जो आइडियोलॉजी थी उनकी, वो कहीं ना कहीं गायब होने लग गई। लेकिन जो लोग ज्यादा मिलावट करने लगे, जो प्रैक्टिकलिटी की, व्यवहारिकता की, उनकी ज्यादा पूछ होने लगी, है ना, उनकी सूझबूझ, लोगों के बीच उनकी पहचान भी ज्यादा बनने लगी, है ना। चंद लोग बच्चों कहते हैं कि अब सोना क्या हो गया, अब जब सोने में तांबा ज्यादा मिलाओगे तो तांबा ज्यादा हो गया, सोना कम हो गया, कॉपर ज्यादा हो गया, सोना का कैरेट जैसे ही कम होते जाएगा मतलब सोने का क्वालिटी कम हो रहा है। तो आदर्श जो आइडियोलॉजी है, जो हमारे रूल है, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं समाज से, राइट। चंद लोग मतलब कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, है ना, वो प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, व्यवहारिकता को पहचानते थे। वो जानते थे कि अगर मैं प्रैक्टिकल नहीं होऊंगा तो मेरी बात समाज में नहीं चलेगी। वो व्यवहारिकता को पहचानते थे, उसकी कीमत भी जानते थे कि हाँ, अगर हम व्यवहारिक नहीं होंगे तो आदर्श को कोई सुनेगा ही नहीं, हमारी आदर्श को। इसलिए वे अपनी विलक्षण आदर्श चला सकें, और तो उन्होंने क्या किया, विलक्षण मतलब जो उनमें एक्सेप्शन है ना, वो वाला आदर्श था, वो चला सकें, इसके लिए उन्होंने क्या किया। अम, नहीं तो उनकी बातें क्या होती, हवा में ही ऐसी उड़ जाती ना, देश उनके पीछे कभी नहीं आता। पर गांधी जी ने कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं दिया, वे कभी उसे उतरने नहीं देते थे, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे। इसका क्या अर्थ हुआ, अब जैसे मैंने दो तीन एग्जाम्पल बताया कि व्यवहारिकता की तुलना मैंने कॉपर से कर दी, आदर्श की तुलना मैंने सोना से कर दी, किया ना बच्चों। और क्या कहा कि जब जितना हम व्यवहारिकता को, कॉपर को सोना मिलाते जाएंगे, उसकी क्वालिटी सोना की कम होती जाएगी ना। लेकिन अगर एक सिंपल सा तुमसे बता रही हूँ, कॉपर की वैल्यू कम होती है सोना से, गोल्ड से। अब अगर हम कॉपर में सोना मिला दें, सोना में कॉपर मिलाएंगे तो सोना की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन कॉपर में सोना मिलाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा भी सोना मिला देते हैं तो कॉपर की वैल्यू बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ेगी। तो वही, वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। अब उनको लगा कि अगर हम व्यवहारिक नहीं होंगे तो लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे, तो हमें व्यवहारिक भी होना है और इसकी कीमत भी बढ़ानी है, हमें अपने आदर्शों के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। तो तांबे पर सोना चढ़ाओ और उसकी कीमत, आदर्श की कीमत उस व्यवहारिकता पर चढ़ाने से क्या हो गया, आदर्श की कीमत बढ़ गई, है ना, व्यवहारिकता की। इसलिए सोना ही हमेशा आगे रहता था। व्यवहार, परंतु अब जैसे उदाहरण के लिए अगर तुम देखो, उन्होंने क्या किया था, उनके आदर्श थे, उन्होंने आंदोलन बहुत सारा किया था, सत्याग्रह अहिंसा का किया था। उनका था कि आदर्श कि मुझे अहिंसावादी, उनके अंग्रेजों के विरोध में जाना है, वो आदर्श से पीछे नहीं हटे। लेकिन उनका तरीका जो था अहिंसा, मुझे अहिंसा ही अपनाना है ना। तो वो अपनी व्यवहारिकता, वो अनशन पे बैठ गए, लोग उनके साथ आए, ऐसा भी उनको करना पड़ा, वो अपनी बातों से पीछे नहीं हटे, है ना। लेकिन अपने आदर्शों को भी कहीं दबने नहीं दिया। अब यहां पर क्या होता है कि बाकी लोगों की बात लेखक ने कही कि व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं, लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं, बस जिस चीज में प्रॉफिट है उसी में आगे बढ़ेंगे।
वे जीवन में सफल तो होते हैं, अन्यों से आगे भी जाते हैं, क्योंकि बहुत लोग वैसे लोगों के पीछे आकर्षित होते हैं। पर क्या वे ऊपर चढ़ते हैं? क्या वे बहुत आगे बढ़ पाते हैं? खुद ऊपर चढ़ें और अपने साथ दूसरों को भी ऊपर ले चलें, यही महत्व की बात है। आपने अपना तो अच्छा कर लिया, अपना भला कर लिया, परंतु दूसरों का भी अगर आप भला कर पाते हैं, समाज का भी उत्थान करते हैं, तब आप सच्चे आदर्शवादी कहलाए। यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोगों ने ही किया है, जो केवल अपने लिए नहीं, दूसरों का उत्थान करते आए, दूसरों को आगे बढ़ाए हैं अपनी बातों से, अपने आदर्शवादी विचारों से। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है, शाश्वत मूल्य मतलब क्या होता है? शाश्वत मूल्य वे होते हैं जो पौराणिक समय से चले आ रहे हैं, बहुत पुराने, कई वर्षों से, है ना, चले आ रहे हैं, और वर्तमान में भी उनका महत्व है। कुछ ऐसे नियम हैं जिनका कि वर्तमान में कोई मोल नहीं है ना, पर कुछ ऐसे हैं जिनका वर्तमान में भी उन आदर्शों को निभाना बहुत जरूरी है ना। तो तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है, और व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज को बस गिराया ही, ढकोसला ही दिखाया है ना। क्या कौन से ऐसे शाश्वत मूल्य हो सकते हैं? सत्य, अहिंसा, परोपकार, त्याग, एकता, भाईचारा, देश प्रेम, ये सारे तो शाश्वत मूल्य हैं बच्चों, है ना। तो यही बात हमें इस प्रसंग में लेखक ने बताना चाहा बच्चों की, हम भूल गए हैं, पर हमें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कैसे बनना है, अपनी आइडियोलॉजी को, अपने आदर्श को कभी भी दबने नहीं देना है, प्रैक्टिकल भी होना है, परंतु उस व्यवहारिकता में अपने आदर्श को ऐसे मिलाएं कि उसकी चमक बढ़े, वो कभी धूमिल ना हो। अध्याय में दूसरा प्रसंग है झेन की देन। ये जापानी लोग, बौद्ध धर्म की एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसी विधि है ध्यान लगाने की, जो वो लोग आज भी इसको निभाते चले आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये है क्या। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती हैं? मानसिक, उसने जवाब दिया। यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। मनोरुग्ण मतलब मन के का रोग है उन्हें, है ना। तो मैंने पूछा इसकी क्या वजह है? तुम लोग को भी पता होगा कि जापानी लोग इतना ज्यादा काम करते हैं, वर्क प्रेशर उन पर बहुत ज्यादा है ना। कहने लगे हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, हमारे जीवन में शांति नियम, रफ्तार मतलब तेजी, है ना, लाइफ हम बहुत फास्ट जीने लगे हैं। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता ही है, कोई बोलता नहीं बल्कि बकता है। मतलब बोलना शांति से बैठकर बात करना बोलना हुआ, पर बकना क्या हुआ, जल्दी जल्दी कोई बात कह देना, वो हो गया बकना। हम जब अकेले पढ़ते हैं, तब हम अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं, समय नहीं है लोग एक दूसरे से बैठकर बात करें। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं, प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन, सबको अमेरिका से आगे बढ़ना है। इस होड़ में मनुष्य इस कदर अपने 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 जीवन को नहीं देख रहा है कि किस प्रकार उसको अपना जीवन बिताना चाहिए। एक महीने में पूरा होने वाला काम एक दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे हैं। वैसे ही भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती ही है। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। अब दिमाग तो ऐसे ही इतना फास्ट दौड़ता है, उसमें भी स्पीड का इंजन लगा दिया है कि और तेज काम करो और कुछ सोचना है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। मतलब यहाँ इंजन की तुलना मस्तिष्क से, दिमाग से की गई है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं और लोग अधिक मन, मनोरुग्ण वाले
मानसिक रोग वाले हो रहे हैं। शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। वहां पर टी सेरेमनी एक चाय पीने की विधि है, वहां वो अपने दो मित्र को ले गए। लेखक लेखक को के मित्र उनको ले गए। चाय पीने की यह एक विधि है। जापानी में उसे चा नो यू कहते हैं। वह एक 6 मंजिली इमारत थी। सिक्स उसमें 6 फ्लोर था, जिसके छत पर दफ्ती की दीवारों वाली तात्मा चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्ण कुटी थी। अब ये जो इस मंजिल की चर्चा हुई है बच्चों, ततामी चटाई, पर्ण कुटी, दफ्ती की दीवार, ये बेसिकली पर्ण कुटी पत्तों की कुटिया, बेसिकली एकदम सामान्य पुराना घर जो होता है, सिंपल सा जो पुराना घर होता था, चटाई हो गया, मैट, ये सब उस घर में लगा हुआ है। उसके उसका जमीन है, फिर पत्तों का ये बना हुआ है घर, एकदम पुराना स्टाइल का है। बाहर बेढब सा एक मिट्टी का बर्तन था, है ना, उसमें पानी भरा हुआ था। बेढब मतलब कोई अच्छे आकार का नहीं, बिडौल सा, है ना। उसमें क्या भरा था? पानी। हमने अपने हाथ पांव उस पानी से धोए। तो उस वहां जो भी जाता है पहले वहां जो मिट्टी का बर्तन रखा है उससे अपना हाथ पैर बाहर धोता है, तौलिए से पोछे और अंदर गए। अंदर चाजीन बैठा था। अब चाजीन कौन होता है? चाजीन जापानी विधि से जो चाय पिलाता है ना, उसे कहते हैं। वो बैठा था। हमें देखकर वह खड़ा हुआ, कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। आपने देखा होगा जापानीज कैसे प्रणाम करते हैं। और फिर क्या कहा? दो जो, इसका मतलब क्या हुआ? आइए, तशरीफ लाइए, वेलकम किया, कहकर स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई और फिर अंगीठी सुलगाई। अंगीठी सुलगाना मतलब वो लकड़ी का जो चूल्हा होता है ना, तो उसमें लकड़ी जलाई, है ना। सुलगाना मतलब जलाना। उस पर चायदानी रखी, वो चाय बनाने वाला पॉट जो होता है उसको रखा। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए। ये सारी क्रियाएं वो धीरे धीरे कर रहा है। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की। गरिमापूर्ण ढंग से मतलब वो बड़े अच्छे से सलीके से वह कार्य कर रहा है, तरीके से, धीरे, कोई जल्दीबाजी में नहीं कर रहा है। कि उसकी हर भंगिमा से लगता था, हर मुद्रा से, हर एक्शन से ये लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हो। जैसे एक सुर का नाम है, एक लय का, धुन का नाम है जय जयवंती का राग। तो उस राग गूंज रहे हो और उस धुन पर सफाई कर रहा है, धीरे धीरे तौलिए से उसे पोंछ रहा है। वहां का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। अब जब पानी बॉयल होने लगा, इतनी शांति थी वहां कि वो बॉयल पानी का जो बॉइलिंग वाला जो साउंड है वो भी उनकी कानों में आने लगा, है ना। चाय तैयार हुई। उसने वह प्यालों में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए। वहां हम 3 मित्र ही थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है। किसी को वहां बातचीत नहीं करनी है, बस शांत रहना है। इसलिए वहां 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं मिली थी। ये नहीं कि चाय उनको बहुत ज्यादा मिली, 1 कप, है ना। हम ओठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। आपको ये भी नहीं कि चाय तुरंत 2 घूंट की चाय है एक बार में फिनिश कर जाना है, वो भी नहीं है। तरीका है कि आपको एक एक बूंद बस चाय का आनंद लेना है। करीब 1.5 घंटे तक वो 2 घूंट, 2 घूंट क्या होता है? 2 सिप बेसिकली, है ना। उतना ही हुआ जो हमारा हुआ सिप। 1.5 घंटा मतलब 1.5 आवर तक
चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा। लेखक को लगा कि ये क्या तरीका है, थोड़ा सा चाय 1.5 घंटे तक पीना है धीरे धीरे। फिर देखा कि दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। मनुष्य का मन शांत, उनका मन शांत होने लगा, है ना। दिन भर का जो वो दौड़ भाग वाला जो दिमाग परेशान हो रखा था, वो धीरे धीरे शांत हो गया। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई वो रफ्तार। इतना शांति, इतनी शांति हो गई, मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूं। कुछ भी नहीं है यहाँ, एकदम शून्य है। यहां तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। बताओ, सन्नाटा, शांति भी किसी को सुनाई देने लगे। सोच सकते हो कि कैसी शांति लेखक को मिल रही थी। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं। जब भी तुम शांत बैठो तो हमें दिन भर क्या हुआ है वो सारी बातें मन में चली जाती, कुछ अच्छी, कभी कुछ बुरी बातें याद आती हैं। या भविष्य के रंगीन सपने देखते हैं, या हम अगर भविष्य में चले जाते हैं तो कल ये करेंगे, ऐसा होगा, हमें ऐसा पाना है, ये करने लगते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। असल में दोनों काल मिथ्या है। भूतकाल तो बीत गया, आने वाले का पता ही नहीं, उसके लिए हम परेशान हुए जा रहे हैं। मिथ्या मतलब झूठ है। वर्तमान जो प्रेजेंट है वही सत्य है। एक चला गया, दूसरा आया ही नहीं। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है। उसी में जीना चाहिए, जो प्रेजेंट है उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत भविष्य, है ना, दोनों काल उड़ गए थे। 1.5 घंटे वो चुस्की लेते लेते वो सारी बातें उनकी मस्तिष्क से, वो शून्य में जीने लगे। शांति इस कदर उनके मन में छा गई, केवल वर्तमान क्षण सामने था कि मैं चाय पी रहा हूं और कुछ भी नहीं। और वह अनंत काल जितना विस्तृत था, इतना बड़ा था, जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। उस दिन लगा कि मैं अपने लिए जी रहा हूं। झेन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को। वो जब भी थकते हैं, दिमागी थकान होती है, तो ऐसी ही जगह आते हैं और टी सेरेमनी में अपने मन मस्तिष्क को वो शांत करते हैं। यही था दूसरा प्रसंग बच्चों। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि लेखक ने कम से कम बातों में कितनी बड़ी बातें दोनों प्रसंग में कही हैं, और हमें अपने जीवन में उनको उतारना उतना ही आवश्यक है। इस इन बातों को भूलना बिल्कुल भी नहीं है। तो धन्यवाद बच्चों। फिर मैं जल्द ही, और अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ और मदद चाहिए किसी खास विषय पर, तो आप बेझिझक कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। प्रश्न उत्तर कहीं भी कुछ नहीं समझ में आए तो आप अवश्य पूछिए। धन्यवाद।